अब हम परुष्कादि गण में जो वरा बताया गया है त्रिफला, उसके एक एक द्रव्य के बारे में देखेंगे। तो पहला द्रव्य है हरितकी। हरितकी ये एक प्रकार का रसायन द्रव्य है। यह द्रव्य त्रिफला में आता है, आमल के आदि गण में आता है, परुष्क आदि गण में आता है। ये गण सुश्रुत ने बताए हैं। और प्रजास्थापन गण, जो रग्नगण, कुष्ठग्नगण, कासग्नगण, अर्शोग्नगण, ये चरक ने बताए हैं। हरितकी जो है वो हरितकी कुल का द्रव्य है, जिसे हम फैमिली कॉम्ब्रेटेसी भी बोलते हैं। हरितकी का जो लैटिन नेम है वो है टर्मिनालिया चेबुला। संस्कृत में हरितकी कहा जाता है। मदनपाल नीलघंटू में एक श्लोक आया है, हरस्य भवने जाता हरिता च स्वभावता हरते सर्व रोगाश्च तस्मात् प्रोक्ता हरितकी। अर्थात जो सर्व रोगों का हरण करती है और जिसका स्वरूप हरा रहता है, ऐसी हरितकी है। हरितकी को अभया भी कहा जाता है। पथ्या उसका पर्यायी नाम है। हिंदी में हर्रे या हरड़ कहा जाता है। बंगाली में हरितकी। मराठी में हरड़ कहा जाता है। गुजराती में हरडे। तमिल में कद्दूकाई कहा जाता है। तेलुगु में करक्काई। उर्दू में यह कारेबी कहा जाती है। उर्दू शायद उड़िया में है कारेबी। अंग्रेजी अरबी में हलीलच, फारसी में हलील, अंग्रेजी में चेब्यूलिक मायरो बायलान कहा जाता है। अब इसके स्वरूप के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। हरितकी जो रहता है यह 50 से 80 फुट ऊंचा वृक्ष रहता है। छाल इसकी गहरे रंग की प्राय लंबाई में फटी होती है। पत्र इसके 3 से 8 इंच लंबे होते हैं, 2 से 4 इंच चौड़े, लटुआकार या अंडाकार होते हैं। पत्रवृंत के शीर्ष भाग पर 2 बड़ी ग्रंथियां होती है। पत्र सिराएं 6 से 8 जोड़ी होती है। पुष्प, इसके जो पुष्प रहते हैं छोटे, पीताभ श्वेत रहते हैं और अंत मंजीरियों में होते हैं। फल, इसके जो फल रहते हैं 1 से 2 इंच लंबा रहता है, अंडाकार रहता है, कठिन होता है, जिसके पृष्ठभाग पर 5 रेखाएं होती है। यह कच्चे में हरे तथा पकने पर पीता धूसर हो जाते हैं। इसका जो बीज होता है, प्रत्येक फल में 1 बीज होता है। फरवरी और मार्च में हरितकी की जो पत्तियां रहती है झड़ जाती हैं। अप्रैल मई में नए पल्लवों के साथ पुष्प आते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं। पक्व फलों का जो संग्रह रहता है वह जनवरी से अप्रैल तक रहता है। अब इसके कुछ और भी पर्याय बोले गए हैं भाव प्रकाश ने। विजया रोहिणी चैव पूतना च अमृता भया जीवंती चेतकी च इति पथ्या सप्त जातय। 7 तरह की जाति रहती है हरितकी की। चेतकी जो रहती है वो 2 प्रकार की मानी गई है, एक श्वेत और दूसरी कृष्ण। श्वेत चेतकी जो रहती है वो लंबी 6 अंगुल की तथा कृष्ण
छोटी 1 अंगुल की है होती है। संभवतः यह वर्गीकरण देश भेद और गुणकर्म भेद के आधार पर किया गया है। अब एक श्लोक है, विंध्य आदो विजया हिमाचल भवा सैत चेतकी पूतना सिंध्यो सैत रोहिणी तु विजया जाता प्रतिस्थान के चंपया मृताभया च जनिता देशे सुराष्ट्र है जीवंती च हरितकी निगदिता सप्त प्रभेद पुध। अब जो विजया हरित की रहती है यह अलाबुरुत रहती है और सभी रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो विंध्य पर्वत है। रोहिणी जाति की हरित की जो रहती है उसका स्वरूप वृत्त रहता है। प्रयोग जो रहता है व्रण में किया जाता है और इसका उत्पत्ति स्थान जो है प्रतिष्ठान को पैठन बताया गया है। पूतना जाति की जो हरित की रहती है उसका स्वरूप सूक्ष्म और अस्थिमय रहता है। प्रयोग जो रहता है ये प्रलेप में करते हैं और इसका उत्पत्ति स्थान सिंध बताया गया है। अमृता जाति की हरित की का जो स्वरूप रहता है मासल रहता है और इसका जो प्रयोग रहता है शोधन के लिए किया जाता है और इसका उत्पत्ति स्थान चंपा बताया गया है जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभया जाति की जो हरित की रहती है उसका स्वरूप पंचरेखा युक्त रहता है। प्रयोग जो रहता है नेत्र रोग में किया जाता है और ये भी भागलपुर चंपा में मिलती है। जीवंती जाति की जो हरित की रहती है वह स्वर्ण वर्ण स्वरूप की रहती है। प्रयोग इसका सर्व रोगों में होता है और उत्पत्ति स्थान सौराष्ट्र बताया गया है। चेतकी नाम की जो हरित की रहती है वह उसका स्वरूप त्रिरेखा युक्त होता है। इसका जो प्रयोग है वो रेचन है और उत्पत्ति स्थान हिमाचल बताया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से यह 3 प्रकार की है। पहली छोटे हर्रे जिसे हलील स्याह कहते हैं, दूसरी पीली हर्रे जिसे हलील जर्ज कहते हैं और तीसरी बड़ी हर्रे हलील काबुली कहती है। यह तीनों वस्तुतः एक ही वृक्ष के फल है जो अवस्था भेद से भिन्न हो जाते हैं। हरित के वृक्ष से कच्चे कोमल फल गुठली खेलने से पूर्व स्वयं गिर जाते हैं या तोड़कर सुखा लिए जाते हैं। वे छोटी हर्रे कहलाते हैं। गुठली होने के बाद प्रौढ़ावस्था में जो अपरिपक्व फल लिए जाते हैं वे पीली हर्रे कहलाते हैं और हरित की के पूर्ण परिपक्व फल बड़ी हर्रे के नाम से लिए जाते हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह है भारत में सर्वत्र विशेषतः निचले हिमालय क्षेत्र में राबी से पूर्व पश्चिम बंगाल और आसाम तक 5000 फीट की ऊंचाई तक होता है। अब इसका रासायनिक संगठन जानेंगे। इसके फल में टैनिन जो होता है वो 24.6 से 32.5% होता है। टैनिन के घटकों में चेबुलेजिक एसिड रहता है, चेबुलिनिक एसिड रहता है, कोरिलेजिन जो रहता है यह प्रमुख घटक रहता है। इसके अतिरिक्त शर्करा रहती है, 18 अमीनो एसिड तथा अल्प मात्रा में फॉस्फोरिक, सक्सिनिक, क्विनिक, शिकमिक एसिड होते हैं। फल के परिपाक काल में टैनिन घटता जाता है तथा अम्लता बढ़ती जाती है। बीज मज्जा से एक पीतवर्ण तेल 36.4% निकलता है। पेड़ से एक गोंद भी निकलता है। अब हरित की परीक्षा कैसे की जाती है ये मैं बताऊंगा। नवीन, स्निग्ध, ठोस, रुत, भारी,
जो पानी में डालने पे डूब जाए तथा वजन में 20 ग्राम की हो, वह हरित की श्रेष्ठ मानी गई है। भाव प्रकाश में कहा गया है, नवा स्निग्धा घना रुत्ता गुर्वी क्षिप्ता च ये अम्बसी निमज्जेत सा सुप्रशस्ता कथित अतिगुणप्रदा नवादिगुणयुक्तत्वं तथैवात्रं द्विकर्ष्यता हरित्यां फले यत्र द्वयं तच्छ्रेष्ठम उच्यते। अब इसके गुणों के बारे में हम वर्णन करेंगे। हरितकी के गुण, इसके दो गुण हैं, एक लघु दूसरा रुक्ष। लघु गुण जो रहता है वो लंघन करता है, रुक्ष गुण जो है लेखन करता है। तो जहाँ पे भी हमें लंघन या रुक्षन या लेखन की आवश्यकता है वहाँ पे हम हरितकी का यूज़ कर सकते हैं। हरितकी जो रहती है पंचरस से युक्त रहती है, लवण वर्जित और कषाय प्रधान। इसका विपाक जो रहता है मधुर रहता है, वीर्य उष्ण रहता है और प्रभाव जो रहता है त्रिदोष रहता है। अब इसके दोष कर्मों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जैसा ये बोला गया पंचरस बोला गया है, इसका एक भाव प्रकाश में रेफरेंस है, पथ्या मज्जनी स्वादु, यानी पथ्या जो हरितकी की मज्जा जो रहती है वो मधुर रहती है, जो फल मज्जा रहती है। स्नायु अम्लो व्यवस्थित, जो इसका स्नायु यानी त्वचा रहती है अम्ल रसात्मक रहती है थोड़ी। ये त्वचा के शायद रहता हो, आई डोंट नो। रुनते तिक्त, स्नायु मेरे ख्याल से फल होना चाहिए, फल के जो रेशे जो रहते हैं वो हो सकता है यहाँ पे। रुनते तिक्त, जो उसके रुंत रहते हैं वो तिक्त रहते हैं, और त्वची कटु, एक त्वचा जो रहती कटु रहती है। अस्थि तुवर रस, और जो फल की अस्थि जो रहती है वो कषाय रसात्मक रहती है। तो मेरे ख्याल से जो स्नायु अगर जो बोला गया है ये आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट हो सकता है। तो जैसे अगर हम यूज़ करते हैं कि हरित की हमें यूज़ करना है और उसका फल यूज़ करेंगे तो वो जनरली कषाय ही लगेगा, मधुर रस वहाँ पे नहीं अपेक्षित है। मधुर रस के लिए हमें फल की मज्जा ही लेनी पड़ेगी। जहाँ अम्ल रस की अपेक्षा है वहाँ उसका स्नायु यूज़ हो जाएगा, और जो उसके रुंत रहते हैं वो तिक्त रहते हैं, और त्वचा कटु रहती है, और अस्थि रहती है तुवर रस। जो फल की अस्थि रहती है वो कषाय रसात्मक रहते हैं, वही मेन रहता है। ये फल के बारे में भी हो सकता है वर्णन, और ये वर्णन जो रहता है ये बोल सकते हैं कि पूरे पेड़ के बारे में होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबल मुझे फल का ही वर्णन लग रहा है। अब दोष कर्म पे आते हैं। यह मधुर तिक्त कषाय होने से पित्त का शमन करती है। जैसा आपको पता ही है कि मधुर जो रहता है इसमें बोला गया है फल मज्जा, तिक्त क्या रहता है रुंत, और कषाय क्या रहता है फल मज्जा, फल अस्थि जिसे बोलते हैं वो कषाय रहती है। तो ये पित्त का शमन करेंगे।
कटु तिक्त कषाय होने से कफ का शमन करती है। कटु इसमें क्या बोलते, जैसा हम अगर देखा जाए तो त्वची कटु बोला गया है, तिक्त जो रुंत बोले गए हैं, कषाय जो रहती है फलस्थी बोली गई है, यह कफ का शमन करती है। तथा अम्ल मधुर होने से वात का शमन। तो इसमें अम्ल जो बोला गया है स्नायव अम्ल, और मज्जा जो रहती है स्वादु रहती है, तो ये करेंगी कफ का शमन। इस प्रकार यह त्रिदोषर। एक और रेफरेंस है, स्वादु तिक्त कषायत्वात् पित्तरुत कप हर्तु स, कटु तिक्त कषायत्वात् अम्लत्वात् वात रुचित्वा। तो इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो ऐसा रहेगा कि तिक्त कषाय रहने से मधुर तिक्त कषाय पित्त का शमन करेंगी ये, और कटु तिक्त कषाय रहने से कफ का शमन करेंगी, और मधुर अम्ल रहने से वात का शमन करेंगे। विशेषता ये वात शामकी है, तो वात शमन के लिए इसका मधुर विपाक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मुझे लगता है, ना कि कषाय रस। अगर जहाँ ये बोल सकते हैं कि वात प्रकोप स्वतंत्र है, तो वहाँ पे हरित की जनरली यूज नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे परतंत्र अगर व्याधि है तो हरित की यूज करना मेरे मत के अनुसार बेटर है। अब इसका आभ्यंतर कर्म देखेंगे नाड़ी संस्थान पे। यह नाड़ी संस्थान का बल्ले और मेध्य है। नाड़ी संस्थान है मज्जा तंतु है, इसमें यह बल्ले प्रभाव दिखाती है और मेध्य दिखाती है। ये शायद लघु गुण की वजह से होना चाहिए, या फिर मधुर रस की वजह से होना चाहिए। चक्षु आदि इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाता है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा गुण है हरित का, चक्षु की शक्ति बढ़ाता है। तो जैसा हम ये करते हैं, नेत्र तर्पण करते हैं, इसमें त्रिफला घृत लेते हैं, या फिर त्रिफला कौ से नेत्र धावन करते हैं, उसमें हरित की रहता है। पाचन संस्थान के क्या कर्म है ये देखेंगे। यह दीपन है। दीपन का मतलब है अग्नि दीपन करना। पाचन, पाचन ये वात का कर्म है। यकृत उत्तेजन, अनुलोमन, मृदुरेचन तथा कृमिघ्न ये हरित के पाचन से संबंधित कार्य है। स्विन्न हरित की ग्राही है। स्विन्न हम किसे बोलेंगे, उबली हुई बोल सकते हैं, कि कषाय रसात्मक है ना, तो ग्राही होना ही चाहिए इसे। स्विन्न भुजी हुई जो हरित की रहती है उसी का कहा जाएगा। अब रक्त व संस्थान के जो कार्य है वो देखेंगे हम इसे। यह रुद्ध है। अब ये रुद्ध कैसे काम में आएंगी, तो समझ लो कषाय रस है और कफ के हेतु वहाँ जाता है, तो यहाँ पे रुद्ध काम में आना चाहिए। और अगर इसका हम संस्कार करके देते हैं घी के साथ में, तो वाचमन में भी ये काम में आएंगी। और शोणित स्थापन और शोथहर है, तो कषाय रस इसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। श्वसन संस्थान कफग्न है, ऑब्वियसली ये कषाय रसात्मक है तो कफग्न तो होना ही चाहिए। प्रजनन संस्थान रुष्य है, गर्भाशय शोथहर है और प्रजास्थापन है। तो रुष्य कर्म हरित की का
कौन से रस से होना चाहिए? मधुर रस से होना चाहिए। गर्भाशय शोथहर, ये कटु तिक्त कषाय रस इसके लिए उपयोगी रहता है। और प्रजास्थापन, ये इसका प्रभाव है। विविध कल्पों में हरितकी का यूज होता है। मूत्रावस्थान या मूत्रल, जो भी द्रव्य कषाय रसात्मक रहते हैं, मोस्टली कषाय तिक्त रसात्मक, वो मूत्रल ही रहते हैं। और ज्वरग्न करके भी इसका उपयोग कहा गया है। अब इसके प्रयोगों के बारे में देखेंगे। दोष प्रयोग, ये तो दोषजन्य विकारों में विशेषता वात व्याधि में प्रयुक्त होता है। तो अगर हम वात रोग अध्याय देखा जाए हमें, तो मोस्टली जो कल्प मिलेंगे हमें तिक्त कषाय रसात्मक ही मिलेंगे, कटु तिक्त कषाय रसात्मक ही मिलेगा। और हरित की कषाय प्रधान है, तो वात में यूज तो होना चाहिए। और मोस्टली अगर परतंत्र वात है तो इसका यूज ज़्यादा होना चाहिए। विशेषकर लवण के साथ कफज, शर्करा के साथ पित्तज और घृत के साथ वातज तथा गुड़ के साथ त्रिदोषज विकारों में देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है हरितकी का। लवणेन कफम हंति, भाव प्रकाश में कहा गया है। तो जैसे लवण रस जो रहता है तीक्ष्ण रहता है, छेदन कर्म करता है। और उसके बाद यहाँ कषाय रस भी आ जाता है, तो ऑब्वियसली कफ का हंता है। पित्तम हंति सशर्करा, तो कैरियर करके काम करता है पित्त में, कषाय रसात्मक। और शर्करा जो रहती है मधुर रहती है। घृतेन वातजान, अब घृत जो है ये वात का बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्प है। तो वात अगर दोष है तो घृत का तो उपयोग होना ही चाहिए। रोगान सर्वरोगान गुणान्विता, शायद यहाँ गुणान हो। उसके बाद में इसका हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन देखेंगे। संस्थानिकम सिस्टमिक एप्लीकेशन, शोथ वेदना युक्त स्थानों में हरे का लेप करते हैं। नेत्र अभिषेंद में पलकों पर लगाते हैं। तो अभिषेंद में और शरत में, अगर नेत्र शोथ रहा तो वहाँ भी हम हरित की लगा सकते हैं। रनों का प्रक्षालन इसके क्वाथ से करते हैं और इसका मलहम लगाते हैं। इसके क्वाथ से मुख और गले के रोगों में कुल्ला करते हैं। जनरली त्रिफला का क्वाथ ही यूज़ किया जाता है। स्पेशल हरित का क्वाथ तो मैंने नहीं देखा यूज़ में। अब नाड़ी संस्थान का कर्म देखेंगे। नाड़ी दौर्बल्य तथा मस्तिष्क दौर्बल्य में इसका प्रयोग करते हैं। वात व्याधि में अत्यंत प्रशस्त माना जाता है मोस्टली। अब जैसा कि यहाँ श्लोक देखा जाए भाव प्रकाश का, तो अगर हम इसको वात व्याधि में उपयोग करते तो इसको शर्करा के साथ ही करना है स्वतंत्र वात व्याधि में। और परतंत्र वात व्याधि है तो वहाँ पे मध के साथ में या फिर लवण के साथ में इसका यूज़ कर सकते हैं। लवण के साथ में भी बेटर रहेंगे। दृष्टि मांद्य आदि इंद्रिय दौर्बल्य में देते हैं। पाचन संस्थान के प्रयोग देखेंगे कुछ। यह अग्निमांद्य, शूल, आनाह, गुल्म, विबंध, उदर रोग, अर्श, कामला, यकृत क्रिया तथा कृमि में प्रयुक्त होता है। ग्रहणी रोग में उबाल कर देते हैं। ग्रहणी रोग में उबाल के दिया जाता है। एक केस थी मेरे पास में, पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का था। तो
उसको वो पेशेंट को मैंने हरित की दी थी, पर और बाकी भी ड्रग्स दिए थे, तो मल्टीपल मोशन हुए थे पेशेंट को और ब्लीडिंग शुरू हो गया था। तो ये अच्छा उपयोग है, इसको उबाल कर उसका पानी देना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ताकि पूरा हरित की का चूर्ण देना। अग्निमांदे में मुख में रखकर चबाते हैं, विबंध में चूर्ण खाते हैं, ग्रहणी में उबाल कर लेते हैं तथा त्रिदोषज विकारों में भून कर सेवन करते हैं। चर्विता वर्धयत अग्नि, अगर हरित को हम चबा के खाए तो अग्नि का वर्धन करेंगे। पेशिता मल शोधनी, मल के शोधनी के लिए हम इसका चूर्ण देते हैं। स्विन्ना संग्राहिनी, हाँ, तो स्विन्ना का यहाँ पे अर्थ यही होता है कि उसको उबाल के लेना चाहिए। एक रेफरेंस और आया था स्विन्ना का पहले पथ्या भ्रुष्टा, पथ्या भ्रुष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनोता, और अगर हरित की भूज के देते हैं तो तीनों दोष में काम करती है। भूज के देंगे तो ये क्षार बन जाएगा, एक प्रकार उसमें क्षारत्व ज़्यादा आ जाएगा, तो इस क्षार का भी एक्शन जो रहता है भूज के देने पे होना चाहिए। उसके बाद में रक्तवाह संस्थान में क्या कार्य वो बताऊंगा मैं। हृदय दौर्बल्य, वात रक्त आदि रक्त विकार में तथा शोथ में देते हैं। श्वसन संस्थान, प्रतिशाय, कास, स्वरभेद, हिक्का और श्वास में दिया जाता है। प्रजनन संस्थान, प्रजनन संस्थान शुक्र में हमें ये यूज़ होती है। जैसे कि हमारा ये अभी अधिकारी नहीं चल रहा है कि जो पूय में है, सॉरी, मूत्र में पूय की निर्मित अगर होती है, रेतस में पूय की निर्मित होती है, तो हरित त्रिफला का यूज होता है वारा का, तो वही रेफरेंस यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद गर्भाशय द्रव उर्बल्य में भी प्रयुक्त होता है। परुष्कादिगण में जैसे बोली गई है, मूत्र व्याधि में यूज होती है। तो जैसा मूत्रकृच्छ हो गया, मूत्राघात हो गया, अश्मरी हो गया, प्रमेह हो गया, इसमें हरितकी का यूज होता है। ऑब्वियसली इसमें कषाय रस जो रहता है वो मेन रहता है। अब स्किन डिसीज में कुष्ठ, विसर्प आदि त्वक दोषों में सेवन करते हैं। देखिए, कोई भी स्किन डिसीज रहता है वहाँ पे जो दृष्टि होती है वो श्वेत की होती है। एक तो अति श्वेत प्रवृत्ति होती है, अश्वेत प्रवृत्ति होती है। तो हरितकी का मोस्टली काम है कषाय रस, जहाँ अति श्वेत प्रवृत्ति होती है, यहाँ पे हमें हरितकी का यूज़ करना चाहिए। और तापक्रम विषम ज्वर तथा जीर्ण ज्वर में दिया जाता है। तो अगर यहाँ जीर्ण ज्वर बोला गया हुआ है तो धातुपाक अवस्था आती है। अब श्वेत गमन तो होना चाहिए, लेकिन श्वेत मोस्टली क्या रहता है कि हमारा आमाशय दृष्टि रहती है। आमाशय जो रहता है कफ का स्थान रहता है, तो पहले आम का पाचन करना चाहिए हमें, और उसके बाद में हम
हरितकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में हरितकी देनी है नहीं देनी है, ये क्लिनिकल यूज से ही हमें समझेगा प्रॉपरली। कि एक पथ्यादि काढ़ा जो रहता है ना, वो जनरली ज्वर में दिया जाता है। उसके बाद में सात्मीकरण, रसायन कर्म में यह प्रयुक्त होता है। जितने भी रसायन द्रव्य बोले गए हैं चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में, मोस्ट सभी में त्रिफला का यूज होता है और हरितकी का तो यूज होना ही होना है। इसके लिए विभिन्न ऋतुओं में अनुपान भेद से इसका प्रयोग करते हैं। तो भावप्रकाश का रेफरेंस है सिंधुत्व शर्करा शुंठी कना मधु गुड़े क्रमात् वर्षा दिशु अभया प्राश्य रसायन गुणे एशिना। तो वर्षा ऋतु में जो हरितकी रहती है वो सिंधु, जिसे सैंधव बोलते हैं, उसके साथ सेवन करना चाहिए, सैंधव अनुपान रहना चाहिए। शरद ऋतु में शर्करा के साथ करना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप रहता है तो पहले भी कहा गया कि सेंधा से करना चाहिए। शरद ऋतु में शर्करा, क्योंकि उस ऋतु में पित्त का प्रकोप रहता है। और उसके बाद में हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ प्रयोग करना चाहिए। मोस्टली कफ का संचय काल रहता है तो शुंठी जो रहता है ये काफ़ी अच्छा अनुपान रहेगा। और शिशिर ऋतु में कना मतलब पिपली के साथ सेवन करना चाहिए, क्योंकि शीत तो ज़्यादा रहता है और कफ का संचय काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पिपली का सेवन अच्छा है। वसंत ऋतु में गुड़ के साथ मधु के साथ में प्रयोग करना है। वसंत ऋतु में जो कफ दोष होता है उसका प्रकोप होता है, तो इसका अनुपान मधु होना ही चाहिए। जहाँ जहाँ कफ का ये आता है, जिक्र आता है, वहाँ मधु अनुपान होना ही चाहिए। और वात का कोई भी रोग है वहाँ पे सेंधव अनुपान होना चाहिए, सेंधन हो। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी वात के रोग है और उसके जो हम चूर्ण बनाएंगे तो उसमें सेंधव या लवण युक्त जो कल्प है उनका प्रेफरेंस ज़्यादा रहना चाहिए, उनका ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और मध का अनुपान अगर हम देते हैं तो वो कफ में ज़्यादा वर्क करेगा। और ग्रीष्म ऋतु में हरितकी को गुड़ के साथ में लेना चाहिए। जैसा पहले कहा गया है कि त्रिदोष का नाश करती है। ग्रीष्म ऋतु में रुक्षता ज़्यादा रहती है तो गुड़ जो है अभिसंधि वर्क करता है, तो ये काफ़ी अच्छा अनुपान है इसमें। उसके अलावा इसका जो प्रयोज्य अंग कहा गया है यह फल कहा गया है। इसकी जो मात्रा है 3 से 6 ग्राम रहती है। अब इसके जो योग है उनके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। अभया मोदक ये एक योग है। अभया मोदक जनरली विरेचन के लिए दिया जाता है। अभयारिष्ट काफ़ी अच्छा योग है इसका। पथ्यादिवटी, पथ्यादिवात का तो मैंने जिक्र किया था, ज्वर में दे सकते हैं, शिरशूल में दे सकते हैं। वैघ्री हरित की एक योग है। चित्रक हरित की एक योग है। अगस्ती हरित की योग है। दंती हरित की एक योग है। हरित की खंड एक योग है। और पथ्यादि चूर्ण ये एक योग है। इसके अलावा आपको जो भी योग पता हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। आपने हरितकी का यूज़ कहाँ कहाँ किया है, किस क्लिनिकल कंडीशन में किया है, ये मुझे बताइएगा। अब प्रयोग निषेध भी इसका कुछ बताया गया है। तो
प्रयोग निषेध जो बताया गया है, अति खिन्न, अति क्षीण, रुक्ष, अतिकृश, लंघन, कर्षित, विमुक्त, रक्त, पित्ताधिक्य युक्त, गर्भवती ये हरितकी का सेवन न करें। तृष्णा, मुखशोष, नवज्वर तथा हनुस्तंभ में भी नहीं देना चाहिए। इसका मेन कारण ये रहता है, कषाय प्रधान रहता है और ये वीर्य उष्ण रहती है, होने से इस रोगों में वर्जित किया है। इसका रेफरेंस भी बताया गया है, अजीर्णिनो, रुक्षभुज, स्त्री, मध्य, विष, कर्षितम, सेवेर न अभयाम एते, श्रु, तृष्णा, अर्दिताश्च ए। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 1 का रेफरेंस है। तो अजीर्ण के अवस्था में तो कोई भी कल्प नहीं देना चाहिए। पहले हमें लंघन करना चाहिए, फिर पाचन करना चाहिए, फिर कोई भी कल्प देना चाहिए। वृक्ष भुज, अब वृक्ष भुज हम किसे कहेंगे? तो जो ड्राई चीज़ें खाते हैं, जैसा चिवड़ा हो गया, नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, उसके बाद में टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, मुरमुरा हो गया, ये सब चीज़ें ड्राई है। या फिर अगर हम ये भी बोला जाए कि जो टिफ़िन में सब्जी रोटी ही लेके जाते हैं या सब्जी रोटी जिनके खाने में जाए है, तो वहाँ पे कोई भी कषाय द्रव्य देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसमें रुक्षता तो नहीं है या इसके हेतु में रुक्षपना तो नहीं है। इसके बाद में स्त्री को हरित अब एक जगह बताया गया है कि गर्भ स्थापन शुक्र में है, श्वेत प्रदर गर्भाशय दातल उपयुक्त होती है, और यहाँ पे बोला है कि स्त्री को हरित की वर्ज्य रहती है। तो स्त्री जो रहती है उनका बल जो रहता है, सत्व जो रहता है अल्प रहता है। तो अगर जाहिर सी बात है हम बहुत दिनों तक हरित की देंगे इन्हें, तो उन्हें रुक्षण बढ़ेगा। हाँ, अगर किसी में कफ दोष है ज़्यादा बढ़ा हुआ या फिर पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम क्लिनिकल वो चीज़ें देख सकते हैं और प्रॉपर फॉलोअप लेने के बाद में ही हरित की देना चाहिए। नेक्स्ट है मध्य। मध्य अगर कोई लेता है तो ओज का नाश होता है और बल का भी नाश होता है। तो वहाँ भी सिर्फ हरित की अकेला सिंगल ड्रग देने से पहले सोचना चाहिए। देना है तो वहाँ पे अनुपान के साथ में ही देना पड़ेगा हमें। उसके बाद में विष। अब विष कहाँ से हम बोल सकते हैं कि विष एक तो स्थावर रहता है या जंगम रहता है। स्थावर का मतलब रहता है प्लांट बेस्ड जो भी रहता है, और जंगम का मतलब होता है एनिमल बेस्ड। और एक विष रहता है जो धातु रहते हैं, धातु उपधातु बताए गए उनसे निर्मित विष रहता है। आजकल जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, तो खाने में जो केमिकल्स यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो भी एक प्रकार के विष रहते हैं। भले ही हरित के रसायन हैं, लेकिन अगर किसी के शरीर में विष के वेगों के लक्षण दिख रहे हैं तो वहाँ पे कषाय रस प्रदान हरित की देने से बचना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने बोला गया है श्रुत यानी भूखे लोगों को हरित की नहीं देनी चाहिए। अब जैसा
यहाँ पे जो शोधनाधिगम संग्रह में हम जिक्र कर रहे हैं परुष का अधिगम, यहाँ पे तृष्णा का वर्णन किया गया है और यहाँ तृष्णा वालों को नहीं देना है, भूखी तृषित लोगों को नहीं देना है। तो ये कैसे करना है, थोड़ा सा विचार करने वाला भाग है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही निकलता है कि अगर हमें तृष्णा में देना है तो यहाँ पे कपश तृष्णा ही आएगी, कप पित्तश तृष्णा। अगर कोई वातश तृष्णा वाला व्यक्ति है, वातश हेतु है, तो वहाँ पे इसका सेवन नहीं किया जा सकता। और भूखे व्यक्ति को नहीं देना है हरित की। तो और एक तरफ से रसायन सेवन भी बोला गया, लेकिन रसायन सेवन जितने भी बोले गए हैं, रसायन जितने भी रहते हैं सब अनुपान के साथ देते हैं और मोस्टली अनुपान मधुर रसात्मक ही रहते हैं और वो एज अ फ्रूट देते हैं। जैसे एक च्यवनप्राश रहता है, उसमें आंवला रहता है, एज अ फ्रूट रहता है। ऐसे कई कल्पों में हरित का भी उपयोग होता है। यहाँ पे भी हरित के ऋतु अनुसार जो कल्प बोले गए हैं, तो उसमें भी अलग अलग अनुपान ऋतु के अनुसार दिए गए हैं। ये अनुपान हम व्याधि के अनुसार भी कर सकते हैं। और अर्दिताश चाहिए तो अर्दित रोग में भी हरित की वर्ज्य कही गई है। एक धन्वंतर निघंटु है, उसका भी कहा है तृष्णायाम, यानी तृष्णा में नहीं देना है। मुख शोषे, मुख शोषे हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन, उसमें हरित की नहीं देना है। च हनुस्तंभे, हनुस्तंभे जो रहता है, जो हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया अगर हम बोला जाए तो वो आएंगे गलग्रह, गलग्रह थ्रोट कंजेशन कहा जा सकता है। नवजोर में हरित की नहीं देना है। एक रेफरेंस था जीर्ण जोर में देना है, नवजोर में नहीं देना है। तथा क्षीणे, जो क्षीण है, जो जिनका वेट कम है, गर्भिण्य न प्रशस्यति। एक भाव प्रकाश का रेफरेंस है अध्व, अति खिन्नो। अध्व का मतलब जो ज़्यादा पैदल चलते हैं, ज़्यादा श्रम करते हैं। अति खिन्न, जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार रहते हैं या जो दुर्बल रहते हैं। बलवर्जित तश्च, जिनका बल कम है। जो रुक्ष है, कृश है, जिन्होंने लंघन किया हुआ है। कर्षित है जो, और जिनके शरीर में पित्त की अधिकता है। गर्भवती है च नारी। विमुक्त रक्त स्तोभयम न खादित। विमुक्त रक्त क्या है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, शायद ये उष्णविरक की वजह से बोला गया है। तो कहने का मतलब ये जो प्रोज एंड कॉन्स दिए गए हैं, ये हमें डे टू डे लाइफ में देखना ही है। हर व्यक्ति का बल देखना है, क्या कैसा प्रकृति है ये देखना है, दोष बल देखना है, उसके हिसाब से इन सब का प्रयोग करते हैं। अब एक रेफरेंस है वासादलो द्रुमो अस्थिस्थम फलम तस्य हरित की। इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा मुझे, अगर कुछ आपको समझ में आएगा तो बताइएगा। एक सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 46 का रेफरेंस है वरण्यम उष्णम सरम मेध्यम दोषग्नम शोथ कुष्ठनुत कषायम दीपनम च अम्लम चक्षुष्यम च अभया फलम।
तो अभय फल को उरण्य कहा गया है, क्योंकि जायज बात है, पित्त काम रहता है और अन्न उरण्य जो रहता है वो निखारना। तो अगर पित्त शमन होगा तो उरण्य तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम शर्करा के साथ में यूज़ करेंगे। उष्णम है, सरम है, पित्त का गुण द्रव सर जो रहते हैं, तो इससे सर गुण बढ़ना चाहिए। मेध्य बोला गया है हर एक को, दोषक न बोला गया। वात पित्त का तीनों दोष में काम में आती है। शोथ कुष्ठ नुत, शोथ रोग में और कुष्ठ यानी त्वचा विकार में इसका उपयोग होता है। कषाय रसात्मक है, दीपन कर्म करती। अब दीपन कर्म कैसे करेंगे? तो दीपन जैसा बोला गया है, कटु तिक्त कषाय रसात्मक, इसलिए दीपन कर्म करेंगे। च अम्लम, तो अम्ल उसका फल तो होना चाहिए। चक्षुष्यम, नेत्र रोग में उपयोग होता है। च अभय फलम, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। एक रेफरेंस है हरित की पंच रसा अलवना तूरा पर। हरित की जो रहती है 5 रसों से युक्त रहती है। तुअरा यानी कषाय रस पर प्रधान रहती है। रुक्षना दीपनी मेध्य स्वादु पाक रसायनी, रुक्ष रहती है, उष्ण रहती है, दीपन करती है। मेध्य तो कहा ही गया है। स्वादु पाका, इसका विपाक जो रहता है मधुर रहता है। उष्ण रहने के बाद भी विपाक मधुर रहता है। और रसायन काम ये करती है। चक्षुष्या, चक्षुष्या आँखों के लिए यूज होती है। लघु होती है ये। आयुष्या कहा गया है, तो आयुष्य को बढ़ाने वाली ही हरित कहा गया है। ब्रूहनी, ब्रूहन का करती है, धातुओं का ब्रूहन करती है, उनको बढ़ाती है। अनुलोमनी, अनुलोमनी इसका मेन कर्म है। श्वास काष्ठ प्रमेह अर्श कुष्ठ शोथ उदर कृमि, इसका उपयोग श्वास में होता है, काश में होता है, प्रमेह में होता है, अर्श में होता है, कुष्ठ में होता है, शोथ में होता है, उदर में होता है और कृमि व्याधि में होता है। विसर्प में इसका उपयोग होता है। विसर्प ग्रहणी रोग विबंध विषम जोरान, विसर्प में इसका उपयोग होता है। ग्रहणी में रोग में होता है, जैसा कि कहा गया था उबाल के देना है हरित के। उसके बाद विबंध में होता है, विषम जोर में होता है। तो विबंध में हरित का यूज़ कैसे करेंगे ये देखना है। उसको हम अगर वातज है तो वहाँ पे सेंधो देना पड़ेगा हमें। कफज है तो मधु का अनुपान देना पड़ेगा। पित्तज विबंध तो नहीं रहता है। गुल्म आत्मान रन छर्दी हिक्का कंठ हृदयामयान, गुल्म में इसका उपयोग होता है, आदमान में होता है, उरन में होता है, छर्दी में होता है, हिक्का में होता है, कंठ रोग में होता है, हृदय रोग में होता है। कामला शूल आनाह प्लीहान च यकृत गदम, कामला में उपयोग होता है हरित का, शूल में होता है, आनाह होता है, प्लीहा रोग में होता है और यकृत के जो भी विकार है उसमें हरित का यूज होता है। अश्मरी मूत्रकृच्छम च मूत्राघातम च नाशयेत, जैसे कि हमारा ये अधिकरण चल रहा है परुष्कादिगण, तो परुष्कादिगण में जैसा कहा गया है
मूत्र रोग में इसका उपयोग होता है। तो ये मूत्र रोग में अश्मरी भी आ जाती है, मूत्रपुच्छ भी आ जाते हैं, मूत्रकाग भी आ जाते हैं। ये चीज़ें हमें हमारे विवेक से करना है। एक रेफरेंस है उन्मिलिनी बुद्धि बल इंद्रियाणम निर्मूलिनी पित्त कफ अनिलानाम। तो ये जो हरित की है बुद्धि बल और इंद्रियों के जो कार्य रहते हैं उनको बढ़ाती है, कार्य क्षमता बढ़ाती है। और निर्मूलिनी पित्त कफ अनिलानाम, तीनों दोषों का निर्मूलन हरित की करती है। विस्रंसिनी मूत्र शकृत मलानाम, जैसा सरगुण है हरित के में तो कहा गया है यहाँ पे, तो सरगुण विस्रंसन का काम करेंगे। तो ये मूत्र भी बढ़ाएंगे, शकृत भी बढ़ाएंगे और हरित की स्यात सभोजनेन, इसको भोजन के साथ में ही लेने को बोला गया है। एक रेफरेंस है भाव प्रकाश का, अन्नपान कृतान दोषान वात पित्त कफोद्भवान हरित की हरत्य आशु भुक्तस्योपरि योजिता। खान पान से संबंधित जो भी रोग हमें होते हैं, वात पित्त कफ के वजह से जो भी रोग होते हैं, हरित की जो है आशु भुक्तस्योपरि योजिता, खाना खाने के बाद में हरित की देना चाहिए। एक रेफरेंस है हरित की पंचरसाच रेचनी कोष्ठ आमयग्नि लवनेन वर्जिता रसायनी नेत्र रुजापहारिणी त्वक आमयग्नि कील योगवाहिनी। हरित की है पंचरस युक्त है, लवण वर्जित है। उसको कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे ये मैंने बताया ही है वीडियो में। रेचनी है, रेचन कर्म करती है स्रंसन गुण की वजह से। कोष्ठ आमयग्नि है, तो पेट में का जो भी रोग है उसके लिए काफ़ी अच्छी है। लवनेन वर्जिता, लवण रस इसमें नहीं रहता है, तो लवण रस हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। रसायनी, रसायन है। नेत्र रुजापहारिणी, आँखों के जो भी रोग है उसमें इसका उपयोग होता है। त्वक आमयग्नि, स्किन डिसीज में यूज होता है। कील योगवाहिनी, तो ये जो है योगवाही बताई गई है। योगवाही मतलब जिसके साथ मिला दो वैसा गुण वो कर लेती है। चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 का एक रेफरेंस है हरित की पथ्यानाम, मतलब कोई जो पथ्य चीज़ें है उसमें अग्र जो चीज़ें अग्र संग्रह, उसमें पथ्य जो चीज़ें उसमें हरित की श्रेष्ठ बताई गई है। एक रेफरेंस है हरित की पंचरसाम उष्णाम लवना शिवाम दोषानुलोमनी लघवी विद्या दीपन पांचनी आयुष्याम पौष्टिकी धन्याम वय स्थापनी पराम सर्वदोष प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदाम। हरित की जो रहती है वह पंच रस युक्त रहती है, उष्ण रहती है, अलवनाम रहती है, लवण रहती है, शिवाम रहती है। शिवाम का मतलब कल्याणकारी रहती है। दोष अनुलोमनी, दोषों का अनुलोमन करती है। लघवी, लघु गुण युक्त होती है। विद्या दीपनी पाचनी, दीपन पाचन कर्म करती है। आयुष्याम, आयुष्य बढ़ाती है। पौष्टिकी, पौष्टिक रहती है। धन्याम वयस स्थापनी पराम,
इसलिए धन्य कही गई है, जो वय का स्थापन करती है। सर्वदोष प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदाम, तो बुद्धि का वर्धन करती है, इंद्रियों का बल बढ़ाती है और शरीर का बल भी बढ़ाती है। एक रेफरेंस है हरितकी का, कुष्ठ गुल्म उदावर्त शोथ पांडव आमयम मदम। कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज, गुल्म उदावर्त शोथ पांडु आदि रोग, और मद मोह मद ये जो बोला गया है, मोह मद संन्यास, तो ये ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं वहाँ पे हरित का यूज हो जाता है। अर्शांसी ग्रहणी दोषम पुराणम विषमम ज्वर, अर्श में इसका यूज होता है, ग्रहणी दोष में होता है, और पुराण ज्वर यानी जीर्ण ज्वर में होता है, विषम ज्वर में होता है। हृदरोगम सशिरोरोगम अतिसार अरोचकम, हृदरोग में उपयोग होता है, शिरोरोग में उपयोग होता है, अतिसार में उपयोग होता है, अरोचक में इसका उपयोग होता है। कासम प्रमेहम आनाहम प्लीहानम उदरम नवम, कास रोग जिसे खांसी बोला जाता है, इसमें हरितकी का यूज होता है, प्रमेह में होता है, आनाह में होता है, प्लीहा रोग में होता है, उदर रोग में होता है नवम। तो ये जो है प्रमेह प्लीहा उदर नवकाश में इसका यूज होता है, ऐसा इनका कहना है। तो कफ प्रसेकम वैश्वर्यम कामलाम कृमिन, बार बार कफ का प्रसेक होता है, वैश्वर्य स्वर का क्षय हो जाता है, ये मोस्टली पैरालिसिस में होता है। कामला उसके बाद कृमि, कृमि रोग में भी इसका यूज होता है। 3 प्रकार के कृमि बोले गए, पुरुषज कृमि, रक्तज कृमि, कफज कृमि। तो हरितकी का यूज तीनों में ही होना चाहिए। शौथु तमकम छर्दी क्लैब्यम अंगाओ साधनम, शौथु यानी शोथ में इसका यूज होता है, तमक श्वास में इसका यूज होता है, छर्दी में यूज होता है, क्लैब्य नपुंसकता में यूज होता है, अंग साध बदन दर्द जो बोल जाते हैं इसमें इसका यूज होता है। स्त्रोतो विबंधान विविधान प्रलेपम हृदय उरसु, स्त्रोतों का विबंध है, तो इसका लेप लगाया जाता है हृदय पे, और उरस मतलब चेस्ट पे। स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जय शीघ्रम हरितकी, स्मृति बुद्धि प्रमोह जो भी मद मूर्छा संन्यास जैसी कंडीशन रहती है, इनको हरितकी शीघ्र ही जय करती है, इनमें जय दिलाती है। ये चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 का रेफरेंस है। अब नेक्स्ट रेफरेंस देखेंगे धन्वंतरि निघंटु। प्रपथ्या लेखनी लघ्वी मिथ्या चक्षुरहिता सदा, तो पथ्य जो है वो लेखनी है, लेखन कर्म करती है। जैसा कि मैंने कहा था कि रुक्ष रहती है तो लेखन तो करेंगी। लघु है, मेध्या है, चक्षु के लिए हितकर है सदा। मेह कुष्ठ रन छर्दी शोक वाद असर कृच्छ जीत, तो मेह यानी प्रमेह, कुष्ठ त्वचा विकार, रन छर्दी शोक यानी सूजन, वात रोग, असर रक्त के जो भी विकार रहते हैं उसमें, कृच्छ जीत, तो इसमें भी इसका कृच्छ जीत काम होता है। तो ये हमें अनुभव से सीखना चाहिए कि इन सब रोगों में कितना यूज होता है हरितकी का। वातानुलोमनी हृदय स इंद्रियाणाम प्रसादनी
संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हन्ति हरितकी। ये धन्वंतरी निघंटु का सबसे अच्छा मुझे रेफरेंस लगा। आज के ज़माने में जो भी हमें रोग मिलते हैं मोस्टली संतर्पण जन्य ही रोग मिलते हैं। लोगों के अगर हेतु देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, वो भी सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर में अगर जॉब करेंगे तो मोस्टली संतर्पण ही होता है, शारीरिक श्रम नहीं होता है। तो यहाँ पे हरितकी का काफ़ी अच्छा यूज़ है। ये वात का अनुलोमन करती है, हृदय है, हार्ट डिसीज के लिए अच्छी है। स इंद्रियाणाम प्रसादन, इंद्रियों का प्रसादन करती है। संतर्पण कृत जो रोग रहते हैं, संतर्पण कृत रोग, उनको हरितकी हनन करती है। अब कुछ हरितकी के मैं अनुभूति योग बताना चाहूँगा। वात्रक पे जो हरितकी रहती है वो गुड़ के साथ में मिला के दिया जाता है। श्वास रोग, हिक्का यानी उचकी, इस पे हरितकी हेडा जो रहता है वो, और सोट का चूरन गर्म पानी के साथ में दिया जाता है। आव अतिसार ग्रहणी, इसमें जो हरितकी रहती है वो उबाल के सूखा के उसका जो चूरन रहता है वो मध के साथ दिया जाता है। अम्ल पित्त में भी जो हरितकी रहती है उसका चूर्ण मुनक्का और शक्कर के साथ दिया जाता है। और अगर किसी को विरेचन करना है तो त्रिफला चूर्ण है ही जो गर्म पानी के में देते हैं। हम अजीर्ण अगर रहता है तो हरितकी को सोट और गुड़ के साथ में मिला के दिया जाता है। प्रमेह में जो त्रिफला चूर्ण रहता है वो हल्दी और शक्कर मिला के दिया जाता है। श्वास कास, इसके ऊपर हरितकी और भेड़ा है, इसका चूरन मध के साथ में दिया जाता है, शहद के साथ में दिया जाता है। और अगर शूल है तो उधर शूल मोस्टली तो हरितकी का जो चूरन है वो घी के साथ में और गुड़ के साथ में दिया जाता है। जो नेत्र रोग रहते हैं उसमें त्रिफलक वात से आँखों को धोते हैं, और जो चूर्ण है वो घी और शहद के साथ में देते हैं। जो स्प्लीन डिसऑर्डर रहते हैं उसमें बाल हिरडा जो बोलते हैं और रक्त रोहिरडा, इसका जो काढ़ा रहता है वो पिपली का चूरन, यवक्षार और सेंधव मिला के दिया जाता है। आमतिसार आनाह विषोचिका और विबंध में हरितकी, नागरमुथा, सोठ और गुड़, इसका समभाग मिश्रण 2 से 5 ग्राम प्रमाण में देते हैं। तो ये सब मैंने जो बताए हैं बरा जो है परुषकादिगण में द्रव्य जो बताया गया है उसमें का त्रिफला का जो पहला था वो द्रव्य था हरितकी, उसके बारे में वर्णन किया गया है।